हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दोस्तों यदि आपको पुश्तैनी, विरासत या फिर उपहार में कोई संपत्ति मिली है तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगेगा। नॉर्मली इनकम टैक्स में इस प्रकार की संपत्ति पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है और इस वीडियो में आज ऐसे दो तरीके आपको बताऊंगा जिसमें पहले केसेस में आपका टैक्स जो होगा वो बिल्कुल ही जीरो होने वाला है और सेकेंड केस में यदि टैक्स बनता भी है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं, वो टैक्स फ्री कैसे होगा, इसको भी हम समझेंगे। तो जनरली यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टी कवर की जाती है जो कि विरासत पे मिल सकती है या फिर कोई व्यक्ति यदि जिंदा है तो अपने जीते जी किसी को गिफ्ट कर सकता है। बाप दादा या फिर परदादा के जमाने की संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति है तो वो आपको मिलती है। तो जनरली यहाँ पे जो पहली संपत्ति होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो सकती हैं या फिर रिटायरमेंट के फंड हो सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीते जी किसी को नॉमिनी बना देता है और उसके डेथ करने के बाद ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कोई जमीन हो गया, मकान हो गया या फिर कोई विला हो गया, अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें कवर्ड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एंसेस्ट्रल, इनहेरिटेड या फिर गिफ्टेड प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है, किसके द्वारा ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। इनकम टैक्स के रूल के अनुसार ये संपत्ति कोई पिता के द्वारा या फिर ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के द्वारा या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा जी के द्वारा। ठीक है, नॉर्मली जो पुश्तैनी संपत्ति होती है वो दादा और परदादा के जमाने की ही होती है। कोई जमीन हो गई, कोई मकान हो गया, फ्लैट हो गया, जो भी होती है ये संपत्ति क्या होती है, ट्रांसफर की जाती है। अब ये पर्सन या तो जीते जी ही अपना सब कुछ कर देते हैं, लिख देते हैं, या तो फिर मरने के बाद ये ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से विरासत की भी संपत्ति हो सकती है। उपहार में भी व्यक्ति क्या करता है, अपने जीते जी पिता है तो अपने जीते जी किसी भी पर्सन को वो गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के द्वारा संपत्ति ट्रांसफर की जा सकती है। और किसको की जा सकती है, तो कानूनी तौर पे जो उस संपत्ति के अधिकारी हैं यानी कि लीगल एयर्स, उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। अब देखिए कानूनी तौर पे क्या होता है, कोई स्पाउस हो सकता है या फिर चिल्ड्रन हो सकते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, मदर को की जा सकती है, ग्रैंड चिल्ड्रन को की जा सकती है, ग्रैंड मदर को की जा सकती है या फिर चैरिटी में दी जा सकती है, फ्रेंड या रिलेटिव को दी जा सकती है। अब देखिए इसको ट्रांसफर करने के भी तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तो होता है विल ऑफ सक्सेशन, मतलब यहाँ पे होता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने जीते जी ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विल ऑफ सक्सेशन, जिसमें कि वो अपने मरने के बाद क्या करता है, उसमें नाम दे देता है कि हमारे जाने के बाद ये संपत्ति जो है इस पर्टिकुलर पर्सन की हो सकती है। अब वो या तो उसके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है। ठीक है, या फिर वो चैरिटी में भी दे सकता है। तो विल ऑफ सक्सेशन यदि उसने साइन कर दिया अपने जीते जी तो उसके डेथ करने के बाद ये संपत्ति इन लोगों को ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में जैसे कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, LIC की पॉलिसी लेते हैं, शेयर मार्केट में किसी कंपनी के आपके शेयर्स ले लिया, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, नॉमिनी की डिटेल्स देनी पड़ती है जिससे कि डेथ करने के बाद वो पैसा नॉमिनी को मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये है दोस्तों ज्वाइंट ओनरशिप। तो यहाँ पर भी मतलब मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों ही केस में काम करता है। कोई जमीन है, कोई मकान है, फ्लैट है, विला है, जब भी कोई बाई करता है वो ज्वाइंट ओनरशिप में बाई करता है। हस्बैंड वाइफ हो गए या फिर कोई हो गया, पार्टनर भी हो सकते हैं। जो मेन होल्डर है वो डेथ कर जाता है तो उसकी वजह से सेकेंड जो सर्वाइवर है वो उसका मालिक बन जाता है। इसी तरीके से बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो ओपन कराते लोग ज्वाइंट में ही लेते हैं, जैसे मेन होल्डर के जाने के बाद सेकेंड होल्डर उसका मालिक बन सके। अब इन पर्सन के हैंड में जब इस प्रकार की प्रॉपर्टी आती है, चाहे वो इनहेरिट करें या फिर वो एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी या फिर गिफ्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जब आती है तो यहाँ पे इनकम टैक्स में इन पर्सन्स को किस तरीके से टैक्स देना है, तो दोस्तों वो टैक्स कहलाता है इनहेरिटेंस टैक्स।
अब इनहेरिटेंस टैक्स को हम एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई पुश्तैनी जमीन या मकान हो सकता है, बाप दादा परदादा के जमाने की हो सकती है। मान लीजिए कि उन लोगों ने 2002 में खरीदा था, 5 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा था। ठीक है, इसके बाद उनके चले जाने के बाद, ठीक है, अब वो जमीन क्या की है, मान लीजिए मिस्टर ए और बी को क्या की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में, और उसकी वैल्यू अब हो चुकी है 3 करोड़ रुपीस की। तो दोस्तों इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, मतलब कि ये जो जमीन मकान है ये क्या हो रहा है, आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं या फिर आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो उस केस में टैक्स कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को इनहेरिट करता है या उसको गिफ्ट में मिलता है अपने फादर से, ग्रैंडफादर से या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से, तो उस समय उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता। सेकंड सिनेरियो कि 2007 में आपने कोई भी मकान या फिर जमीन, ठीक है, किसी ने बाई किया, फादर ने ही मान लीजिए खरीदा 10 लाख रुपए का, और उसके बाद 24-25 में क्या हो गया, मान लीजिए कि पिता के वो सन है या फिर डॉटर है, वो इनहेरिट कर रहे हैं, उनको विरासत में वो संपत्ति मिल रही है और उसकी वैल्यू 2 करोड़ की हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे थर्ड सिनारियो कि व्यक्ति जीते जी संपत्ति को क्या कर रहा है, गिफ्ट कर दे रहा है, चैरिटी में दे रहा है। ठीक है, फ्रेंड रिलेटिव्स को दे सकता है व्हील ऑफ सक्सेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2012 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदा 25 लाख रुपए की, अब उसने क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। तो जिस पर्सन को गिफ्ट की जा रही है उसके फैमिली का मेंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर वो व्यक्ति फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसके हैंड में 1.5 करोड़ की वैल्यू 24-25 में आ रही है। अब ऐसे केस में क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो जो पर्सन इनहेरिट कर रहा है, गिफ्ट में उसको संपत्ति मिल रही, उस टाइम पे कोई भी टैक्स उसको नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस संपत्ति से जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, यदि उससे आप इनकम जनरेट करें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी लैंड हो गया या फिर कोई बिल्डिंग या फिर फ्लैट, विला, कोई भी कॉमर्शियल अपार्टमेंट जो कि आपने लिया हुआ है, उसको यदि आप रेंट पे चढ़ाते हैं तो उससे जो रेंटल इनकम आपको होगी वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट है, अभी मैच्योर नहीं हुई है और बीच में आपने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, आप नॉमिनी है, तो उस पीरियड से लेकर के लास्ट मैच्योरिटी डेट तक की जो इंटरेस्ट होगी वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इन पर्सन्स को क्या किया जा रहा है, संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है। अब ये 24-25 में यदि ये लोग उस पुश्तैनी जमीन मकान को या विरासत में मिली संपत्ति को या फिर उपहार मिली संपत्ति को यदि ये लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो बेचने के बाद जो कैपिटल गेन आएगा दोस्तों उस पे टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे और उस पे कैसे टैक्स आप बचाएंगे, टैक्स फ्री वो कैसे होगा उसको भी हम समझेंगे। तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एंसेस्ट्रल इनहेरिटेड और गिफ्टेड प्रॉपर्टी और असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए हम बात करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपने इस संपत्ति को बेच दिया है, उस पर आपको प्रॉफिट हो रखी है, तो उस पर किस तरीके से टैक्स यहाँ पे लगेगा। और दोस्तों ये जो बेनिफिट होती है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में मिलती है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने 24 महीने के बाद यानी 24 मंथ्स के बाद आपने सेल आउट की हुई है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ परचेस प्रीवियस ओनर, ठीक है, आपने बेचा 24-25 में, लेकिन डेट ऑफ परचेस प्रीवियस ओनर का लिया जाएगा। डेट ऑफ सेल एक्चुअल वैल्यू कितने में आपने उसको बेचा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब कि वो वैल्यू जिसपे कि आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। इसके बाद एक्चुअल सेल वैल्यू हमें क्या लेनी है, प्रीवियस ओनर का जो बाइंग कॉस्ट है, मतलब कि जो पिता ने या फिर दादा ने जो संपत्ति खरीदी थी उन्होंने कितने रुपए में उसको खरीदी थी, ठीक है, उसकी सेल डीड से उसके एग्रीमेंट से आपको मिल जाएगा। तो उसका कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इस कॉस्ट में देखिए आपको इंडेक्सेशन की भी बेनिफिट मिलती है। ठीक है, जब से उन्होंने खरीदा है तब से लेकर के डेट ऑफ सेल तक की इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमने अमाउंट ले लिया है इंडेक्सेशन की बेनिफिट अप्लाई करते हुए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल गेन। अब चलिए यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2012 में प्रॉपर्टी खरीदी गई, ठीक है, पिता के द्वारा या दादाजी के द्वारा, जो भी पुश्तैनी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या किया, 2024 में सेल कर दिया। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 85 लाख रुपए की आ रही है, जो कि आपने कस्टमर से लिया, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू
93.5 लाख की है। ठीक है, तो यहाँ पर 93.5 लाख मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि रूल ये कहता है कि यदि एक्चुअल वैल्यू में आप 10% आप प्लस कर दीजिए, उतना तक यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आता है तो इस केस में सेल वैल्यू हम हमेशा क्या करेंगे, ये जो कस्टमर से हमको मिला उसी को हम मानेंगे। यहाँ पे सेल वैल्यू क्या होगा, 85 लाख की होगी और जो कॉस्ट हो गया वो 25 लाख का हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले ली, इसके बाद कैपिटल गेन यहाँ पे कितना है, 65 लाख रुपीस का है और यहाँ पे TDS 194IA में 1% के रेट से जो बायर है वो डिडक्ट करेगा। तो सेल वैल्यू 85 लाख की, तो यहाँ 85,000 TDS डिडक्ट करके आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करेगा और जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे तो उसके अनुसार ये जो TDS है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकती है या फिर ये आपका रिफंड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो 65 लाख का आ गया कैपिटल गेन। अब इस पे आपको क्या देना है, कैपिटल गेन टैक्स देना है 12.5% के रेट से। लेकिन दोस्तों इस 12.5% को आप कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए देखिए दो सेक्शन है इनकम टैक्स में। पहला तो 54 का और दूसरा 54 EC का। 54 में ये कहता है कि यदि आपने जिस डेट को सेल किया, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 अगस्त 2024 को बेचा, इस डेट के 1 साल पहले आप क्या करिए, किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप क्या करिए, बाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप इस डेट से 2 साल के अंदर यानी 2026 तक आप किसी प्रॉपर्टी को आप बाई कर लिए या फिर आप 3 साल में उसको कंस्ट्रक्शन करा लीजिए। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये कैपिटल गेन आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने न्यू प्रॉपर्टी में 70 लाख रुपए आपने लगा दिए, अब आपका कैपिटल गेन कितने था, 65 लाख का था, मतलब आपने पूरा लगा दिया, इनफैक्ट आपका ज़्यादा लग गया। तो ऐसे केस में आपकी जो 54 की एग्जेम्पशन होगी वो 65 लाख की होगी, पूरा आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या आ गया दोस्तों, 0 आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कि 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी गई, सेल हुआ 2024 में, एक्चुअल वैल्यू है 95 लाख रुपीस की और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75 लाख की। तो यहाँ पे सेल वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए हम 95 लाख लेंगे और जो प्रीवियस ओनर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि बाइंग कॉस्ट, वो 45 लाख की है। कैपिटल गेन कितना आया, 50 लाख का आया और यहाँ पे TDS कितना काटा, 95,000। तो यहाँ पे क्या है कि आपने लेट सपोज कि आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आप उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन फिर उस केस में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, ना ही आपकी कोई प्लानिंग है। तो ऐसे केस में आपके पास सेक्शन आता है 54 EC का, जिसमें कि आप ऐसे 4 कंपनी के बॉन्ड्स में यदि आप पैसे डाल देते हैं, ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल गेन होगी ना वो क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। जैसे REC का बॉन्ड, NHI का बॉन्ड, PFC का बॉन्ड और IRFC का बॉन्ड। यदि आप इसमें 6 महीने के अंदर यानी कि ये जो डेट है ना, इस डेट से 6 मंथ्स के अंदर यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख तक का आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 50 लाख की कैपिटल गेन हुई, आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सेक्शन 54 EC में आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी टैक्स क्या आ गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, तो 2 केसेस आपने देखे कि आपका टैक्स यहाँ पे बनेगा भी, लेकिन फिर भी आप सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन लेकर टैक्स को फ्री कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।